स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। प्रतिपूरक वन रोपण निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. CAF अधिनियम 2016 को प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण द्वारा पूर्व में प्रबंधित किए जाने वाले धन का प्रबंधन करने के लिए अधिनियमित किया गया था। 2. प्रतिपूरक वन रोपण का आशय वन भूमि की हानि के सापेक्ष गैर वनीय भूमि या अवक्रमित वन भूमि पर वन रोपण किया जाना है। 3. CAF के तहत 10% राशि राज्यों को आवंटित की जाती है, जबकि 90% राशि केंद्र द्वारा अपने पास रख ली जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रतिपूरक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 को प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण द्वारा पूर्व में प्रबंधित किए जाने वाले धन का प्रबंधन करने के लिए अधिनियमित किया गया था, अतः कथन 1 सही है। प्रतिपूरक वन रोपण का अर्थ है कि जब वन भूमि को खनन या उद्योग जैसे गैर वनीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है तो उपयोगकर्ता एजेंसी गैर वनीय भूमि के बराबर क्षेत्र में वन लगाने के लिए भुगतान करती है, अतः कथन 2 सही है। नियमों के अनुसार CAF का 90% पैसा राज्यों को दिया जाता है, जबकि 10% केंद्र द्वारा रखा जाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। बता दें कि इस निधि का उपयोग जल रहित क्षेत्रों के उपचार, प्राकृतिक उत्पाद में सहायता, वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन, मानव वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन, प्रशिक्षण तथा जागरूकता, लकड़ी बचाने वाले उपकरणों की आपूर्ति और संबंध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? A. बीजों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक अनुसंधान केंद्र। B. विश्व भर के बीजों को संग्रहित एवं संरक्षित करने के लिए निर्मित केंद्र। C. पौधों के आनुवांशिक संशोधन पर केंद्रित एक प्रयोगशाला। D. कृषि विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. विश्व भर के बीजों को संग्रहित एवं संरक्षित करने के लिए निर्मित केंद्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह के स्पिट्सबर्गेन में स्थित ग्लोबल सीड वॉल्ट में 9,30,000 से अधिक खाद्य फसल किस्मों के लाखों बीज संग्रहित हैं, जो वैश्विक कृषि जैव विविधता के लिए एक विशाल केंद्र के रूप में कार्य करने के साथ 13,000 वर्षों के कृषि इतिहास को संरक्षित करने में भूमिका निभाता है, अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संयुक्त राष्ट्र की सामान्य प्रणाली के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जिसका मुख्यालय किंगस्टन, जमैका में स्थित है। 2. संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के सभी पक्षकार इसके सदस्य हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी संयुक्त राष्ट्र की सामान्य प्रणाली के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जिसका मुख्यालय किंगस्टन, जमैका में स्थित है, अतः कथन 1 सही है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय 1982 के सभी पक्षकार इस प्राधिकरण के सदस्य हैं, जिसमें यूरोपीय संघ सहित 168 सदस्य शामिल हैं, अतः कथन 2 सही है। यह प्राधिकरण अनक्लॉस द्वारा स्थापित 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से एक है, अन्य 2 हैं महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा पर आयोग और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून अधिकरण। इसका प्राथमिक कार्य क्षेत्र में पाए जाने वाले गहन समुद्र तल के खनिजों के अन्वेषण एवं दोहन को विनियमित करना है, जिसे कन्वेंशन के तहत राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से परे अर्थात महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाओं से परे समुद्र तल के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयास है जिसका भारत एक पक्षकार है? 1. वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। 2. वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। 3. जैव विविधता पर कन्वेंशन। 4. ग्लोबल टाइगर फोरम। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2, 3 और 4, C केवल 1, D 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत निम्नलिखित वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों का एक पक्षकार है। वन्यजीवों एवं वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, जैव विविधता पर कन्वेंशन, वन्यजीव व्यापार निगरानी, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ग्लोबल टाइगर फोरम इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, ये डॉल्फिन फैमिली की सबसे बड़ी सदस्य हैं। दो, इनके द्वारा संचार और शिकार के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तीन, इनके प्रत्येक समूह की अपनी विशिष्ट ध्वनियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मछली उपर्युक्त विवरण से सबसे बेहतर रूप से संबंधित है? ए, ओरका, बी, हम्प बैक व्हेल, सी, ब्लू व्हेल, डी, बेलुगा व्हेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ओरका, किलर व्हेल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओरकास या किलर व्हेल डॉल्फिन फैमिली के सबसे बड़े सदस्य हैं। ये संचार और शिकार के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करती है। इकोलोकेशन एक तकनीक है जिसका उपयोग चमगादड़, डॉल्फिन और अन्य जीव परावर्तित ध्वनि का उपयोग करने के क्रम में वस्तुओं का स्थान निर्धारित करने के लिए करते हैं। प्रत्येक ओरका समूह की अपनी विशिष्ट ध्वनियां होती हैं जिन्हें उसके सदस्य दूर से भी पहचान लेते हैं। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, त्रिभाषा फॉर्मूला सर्वप्रथम कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दो, त्रिभाषा फॉर्मूला एक भाषा सीखने की नीति है जिसे वर्ष 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तुत किया गया था। तीन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षण के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा या मातृभाषा का उपयोग करने की सिफारिश करती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। त्रिभाषा फॉर्मूला पहली बार शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसे आधिकारिक तौर पर कोठारी आयोग के रूप में जाना जाता है। अतः कथन एक सही है। त्रिभाषा फॉर्मूला वर्ष 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तुत एक भाषा सीखने की नीति है। अतः कथन दो सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए ग्रेड 5 तक अधिमानतः ग्रेड 8 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा या मातृभाषा का उपयोग करने की सिफारिश करती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सीटीबीटी एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य सभी परमाणु विस्फोटों, चाहे वे सैन्य या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो, पर प्रतिबंध लगाना है। दो, भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ इसका अनुसमर्थन किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि या सीटीबीटी एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है, भले ही वे सैन्य अथवा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो। अतः कथन एक सही है। सीटीबीटी की जड़ें शीत युद्ध के युग में निहित हैं जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु हथियारों को प्राप्त करने में लगे थे तथा कई परमाणु परीक्षण कर रहे थे। इस पर 187 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और 178 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। हालांकि यह संधि तब तक औपचारिक रूप से लागू नहीं हो सकती जब तक कि इसे 44 विशिष्ट देशों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। इनमें से 8 देशों ने अभी तक संधि का अनुमोदन नहीं किया है। ये हैं चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल, ईरान, मिस्र व संयुक्त राज्य अमेरिका। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान या ग्रैप के मूल्य लक्ष्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, दिल्ली की प्रदूषण समस्या का स्थायी समाधान करना। बी, सभी डीजल वाहनों को विद्युत वाहनों से प्रतिस्थापित करना। सी, दिल्ली में निजी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। डी, प्रदूषण नियंत्रण के लिए आपातकालीन चेतावनी प्रणाली बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक आपातकालीन चेतावनी प्रणाली है जिसका उद्देश्य प्रदूषण के चरम स्तर पर होते ही तत्काल कदम उठाना था। ग्रैप आपातकालीन उपायों का एक समूह है जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद वायु की गुणवत्ता में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए लागू होता है। एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वर्ष 2016 में इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और वर्ष 2017 में अधिसूचित किया गया था। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 2 प्रमुख योजनाओं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषिोन्नति योजना में बांटा गया है। 2, पीएमआरकेवीवाई में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी और फसल विविधीकरण जैसी पहल शामिल है। 3, कृषिोन्नति योजना मुख्य रूप से औद्योगिक विकास और शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं का युक्तिकरण कृषि मंत्रालय के अंतर्गत सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 2 प्रमुख योजनाओं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना में बांटा गया है, अतः कथन 1 सही है। PMRKVY में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी और फसल विविधीकरण जैसे पहल शामिल है, अतः कथन 2 सही है। कृषोन्नति योजना खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है, न कि औद्योगिक विकास या शहरी बुनियादी ढांचे पर, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. CDSCO स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारत में दवा आयात को विनियमित करने तथा नई दवाओं को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है। 2. CDSCO की प्राथमिक भूमिका फार्मास्यूटिकल उत्पादों के निर्यात की निगरानी करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए नए सौंदर्य प्रसाधनों के अनुसंधान करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है और दवा विनियमन, नई दवाओं की मंजूरी, नैदानिक परीक्षण और लाइसेंस जारी करने की देखरेख करता है, अतः कथन 1 सही है। CDSCO की भूमिका मुख्य रूप से निर्यात या कॉस्मेटिक अनुसंधान पर नहीं बल्कि घरेलू दवा विनियमन पर केंद्रित है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में हाल की मौसम संबंधी घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पूर्वोत्तर मानसून आमतौर पर तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे क्षेत्रों में अक्टूबर से दिसंबर तक वर्षा लाता है। 2. दक्षिण पश्चिम मानसून आधिकारिक तौर पर अक्टूबर के मध्य तक देश से वापस चला जाता है, जिसके बाद आमतौर पर उत्तर पूर्वी मानसून आ जाता है। 3. हाल के मानसून के मौसम में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।